बनाऊंगा, मैंने भी नोट्स भी नहीं बनाए। आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉपर नोट्स सो दैट वो शेयर करे तो सबके काम भी आए और मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि आई एम मेकिंग गुड नोट्स। विल स्टार्ट विद द बेसिक से। सो प्रोटीन इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी जिनका 3 वर्टिकल का बिजनेस है। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। इनके जो स्टैब्लिश बिजनेस हैं वो बेसिकली टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, टिन के नाम से जो वेबसाइट थी जहाँ पे हम पहले अपने रिटर्न्स भी फाइल किया करते थे और TDS वगैरह फाइलिंग का काम भी जिस वेबसाइट में हम किया करते थे, दैट वाज मेड बाय प्रोटीन। फिर दे आर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर NPS नेशनल पेंशन स्कीम एंड APY अटल पेंशन योजना। इसमें से TIN नेटवर्क जो है, टिन नेटवर्क जो है, ये अकेले मैनेज करते हैं। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी NPS के लिए 3 एजेंसी है। 3 एजेंसी में से एक्सक्यूज मी 97% बिजनेस इनके पास है, बाकी 3% बिजनेस 2 एजेंसी के पास है। तो मोर और लेस इट इज अ मोनोपोली। तीसरा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का 100% बिजनेस इनके पास है। उसके बाद ये जो दूसरा काम करते हैं डिजिटल आइडेंटिटी का, जिसमें इनका मेजर काम है पैन कार्ड का काम। ये पैन कार्ड इशू भी करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं। पैन कार्ड इशुएंस में भी एक एजेंसी है UTI, एक एजेंसी प्रोटीन है, तीसरी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस काम पे भी दे आर द मेजर मार्केट लीडर। आई मीन जितना मार्केट शेयर इनका है वो सबसे ज्यादा है। उसमें इनके पास ऑफलाइन मार्केट भी है, ऑनलाइन मार्केट भी है। ऑफलाइन मार्केट मतलब फिजिकल पैन कार्ड, ऑनलाइन मार्केट मतलब जो आजकल पैन कार्ड आ रहे हैं। इसके अलावा ये लोग KYC के लिए और अथोराइजेशन के लिए लाइसेंस सर्विस एजेंसी है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बैंक में जाते हैं या हम जब मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ डीमैट अकाउंट खोलने का। जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, फिर अपना नाम डालते हैं, फिर अपना पैन नंबर डालते हैं। तो ये कहता है कि हम वेरीफाई कर रहे हैं आपका नाम एज पर डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो दिस इज द एजेंसी विच डज दैट जॉब, जो पैन कार्ड डेटाबेस से चेक करती है कि दिस पर्सन ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ हैज दिस पैन नंबर और ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट में भी है क्या, एंड देन इट अथोराइजेस कि हाँ, वो वैलिडेट कर देती है। तो दिस इज देयर वन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद दे आर सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर E-सिग्नेचर। तो जब हमारा डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसीजर कंप्लीट होता है ऑनलाइन, तब हम आखिरी में जाके अपना आधार नंबर डालते हैं और उसको E-साइन करते हैं। जो हमारे मोबाइल में OTP आता है वो OTP हम यहाँ पे पुट इन करते हैं। उस तरीके से जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं E-सिग्नेचर। जो हम E-सिग्नेचर करते हैं उसके लिए भी ये लोग एक एजेंसी है। तो ये जो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क वाला बिजनेस है, पैन कार्ड वाला बिजनेस है, और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वाला बिजनेस है, लाइसेंस सर्विस एजेंसी वाला बिजनेस है, और E-सिग्नेचर वाला बिजनेस है। ये बिजनेस इनके स्टैब्लिश बिजनेस है जहां से इनको अभी मेजर रेवेन्यू आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग आजकल ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है, उस पे काम कर रहे हैं। उसका जो बैक एंड सॉफ्टवेयर है वो ये लोग डेवलप करते हैं और ये लोग उसको मेंटेन करते हैं। फिर एक दूसरा बिजनेस है डेटा एक्सचेंज का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको ICICI बैंक से लोन लेना है और आपकी एग्जिस्टिंग बैंकिंग IDBI बैंक से है, तो आपको अभी IDBI बैंक से अपने डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं, उसको वैलिडेट कराना पड़ता है, तो उसको स्कैन करके या फिर फिजिकल कॉपी अपने दूसरे बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो दे आर कमिंग अप विद अ सोल्यूशन, जब एक बैंक से दूसरे बैंक को कोई डेटा देना होगा तो वो डेटा एक्सचेंज के थ्रू दिया जा सकेगा। अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस कह रहे हैं उसे ये। तो दिस इज इन डेवलपमेंट स्टेज। 4 बैंक ऑलरेडी साइन अप कर चुकी हैं, 8 बैंक ने कंफर्म कर दिया है कि वी विल आल्सो साइन अप। तो टोटल 8 बैंक्स आर साइनिंग अप फॉर दैट। देन दे आर आल्सो इनटू क्लाउड स्पेस। और क्लाउड स्पेस के लिए ये कहते हैं कि जो सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट है, ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्लाउड के लिए, वो सारों को ये मीट करते हैं। प्लस कोई MEIYT सर्टिफिकेट होता है जो अमेजोन के पास, गूगल के पास है क्लाउड सर्विसेज के लिए, वो सर्टिफिकेट इनके पास भी है। तो दे आर मार्केटिंग देयर क्लाउड स्पेस आल्सो टू द गवर्नमेंट एंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स आल्सो। अब इनका ऐसा कहना है कि जो डिजिटल कंजम्पशन है इट इज ग्रोइंग डे बाय डे, एंड 2022 में इट वाज $60 to $70 बिलियन, व्हिच विल गो टू $340 बिलियन बाय 2030। मतलब अगर हम अभी से देखें 22 से लेके 2030 के बीच, तो 8 साल के पीरियड में दे आर लुकिंग एट 5-6 टाइम्स ग्रोथ। और इसका जो मेजर ड्राइवर है वो ONDC है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स।
अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंट एग्रीगेटर कंसेंट एक्सपेक्टेड है इनकी ये 2025 से स्मूथली चालू हो जाएगी, जो 1 बिलियन से स्टार्ट होके 2027 में 5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। फिर ये कहते हैं कि ये जो मल्टी सेक्टर इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जो ओएनडीसी डेवलप कर रहे हैं, उसी में कोई एक एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन एंड स्किलिंग के लिए भी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, बट दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस बिजनेस ऑल्सो। दे थिंक दिस हैज पोटेंशियल ऑफ मोर देन $95 billion by 2030. Only the agri-tech part and the health tech industry, maybe they are expecting huge numbers. अब ये कह रहे हैं कि इनका बिजनेस सैचुरेट क्यों नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि इंडिया की आबादी अभी 140 करोड़ है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो इनका ऑफलाइन बिजनेस है, जो इनका मेजर बिजनेस है, दैट इज इशुएंस ऑफ पैन कार्ड, उसमें अभी 68 करोड़ पैन कार्ड अभी इशू हुए हैं। तो अभी पैन कार्ड इशुएंस में अभी बहुत सारा स्कोप इनके हिसाब से बचा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन में जो इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन है, दैट इज आल्सो ग्रोइंग डे बाय डे, सो दैट विल हेल्प देम इम्प्रूव बिजनेस फॉर देम। और फिर ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन में डिजिटल पर्सनल और कंज्यूमर लोन्स बढ़ रहे हैं। तो ये अगर बढ़ते हैं, कंज्यूमर लोन बढ़ते हैं डिजिटल मीन्स से, तो इनको ई सिग्नेचर का, ई वैलिडेशन का और जो ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विच इज डेटा एक्सचेंज, ये तीनों बिजनेस में ग्रोथ मिलती है उससे। नाउ दे से कि इनका जो टैक्स सर्विस का बिजनेस है, दैट इज आल्सो ग्रोइंग डे बाय डे, पेंशन सर्विस इज आल्सो ग्रोइंग डे बाय डे एंड आइडेंटिटी सर्विस इज आल्सो ग्रोइंग डे बाय डे। एंड सेम इज विद ओएनडीसी एंड जो ये ओपन नेटवर्क इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं एजुकेशन के और स्किलिंग के लिए, उसमें उन्होंने भी एंट्री की है। तो उसके बारे में तो फ्यूचर में पता चलेगा। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स में ये कहते हैं कि इनकी ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ थी FY25 की, वो 7% की थी और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 33% की थी। EBITDA बीटा की जो ग्रोथ थी उसको ये कहते हैं कि 5% थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 25% थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज ग्रोइंग एट 2%, जो ईयर ऑन ईयर 28% की ग्रोथ जिसमें थी। फिर अब ये कहते हैं कि हमको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और ई गवर्नेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। Then they say that they have enabled 19 nationally critically e-governance stacks and they work with 7 ministries across diverse sectors. This is a professionally managed company. इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, मार्केट लीडर है टैक्सेशन में, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर में एंड आइडेंटिटी में, और तीनों बिजनेस में ये मार्केट लीडर है, जैसे कि B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके फ्रेंचाइजी बेसिस पे बोल लीजिए 1,66,000 टच पॉइंट है। अगर आपको कभी अपनी ऑफलाइन पैन का एप्लीकेशन करना है तो दे हैव 1,66,000 ऑफलाइन प्लेसेस वेयर इन यू कैन अप्लाई फ्रॉम फॉर पैन कार्ड्स एंड ऑल, और ये 12,000 पिन कोड को कवर करते हैं अक्रॉस 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर ये बिजनेस जो है वो एसेट लाइट है, हेल्दी कैश फ्लो होते हैं, डिविडेंड पेइंग बिजनेस है और डेट फ्री बिजनेस है। प्रोफेशनली मैनेज्ड है, ये अपन ने पहले डिस्कशन किया था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू मॉडल की। तो इनका जो 80% रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शनल है और 20% रेवेन्यू एन्युइटी है। जो इनका ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू है वो B2C और B2B बिजनेस से आता है, जो मोस्टली पैन इशुएंस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, eKYC, ई सिग्नेचर एंड आधार वेरिफिकेशन और आधार रिलेटेड सर्विसेज से इनको जनरेट होता है। फिर जो इनका ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना और टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, ये इनका B2B और B2G बिजनेस कहलाता है, जिसमें कुछ रेवेन्यू इनको एन्युइटी बेसिस पे आता है और कुछ बिजनेस इनको ट्रांजैक्शनल वे से आता है। देन दे से कि 12% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 88% कम्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट पार्ट। फिर उन्हें ब्रेकअप भी दे रखा है कि Q2 में FY24 में किस किस सर्विसेज से कितना कितना रेवेन्यू आया था। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इनको टैक्स सर्विसेज से आया था, विच इज लाइक इशुएंस ऑफ पैन कार्ड एंड ऑल।
फिर उसके बाद आता है पेंशन सर्विसेज से, फिर आइडेंटिटी सर्विस से, और ओपन नेटवर्क डिजिटल इकोसिस्टम जो है ओएनडीसी, और जो नए इनिशिएटिव है दैट इज ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू, तो वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ये जो इनके पुराने बिजनेसेस हैं जिसको ये लेगेसी बिजनेस बोलते हैं, विच इज टैक्स सर्विस, सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो ये सीआरए है नेशनल पेंशन स्कीम की और अटल पेंशन स्कीम की, उससे, और तीसरा डिजिटल आइडेंटिटी से। और बाकी जो नए तीन बिजनेस है विच इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, देन क्लाउड सर्विसेज एंड डेटा स्टैक सर्विसेज, इससे इनके रेवेन्यू अभी है नहीं, या ये बोल लीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट में है, या रेवेन्यू बहुत कम है। देन दे से इन्होंने अपने कुछ इनसाइट्स दे रखे हैं कि इन्होंने कितने पैन कार्ड इशू कर चुके हैं, कितने वेरीफाइबल है, फिर एनपीएस सब्सक्राइबर इनके कितने हैं, आधार ऑथेंटिकेशन ये कितने करते हैं। देन दे से कि ये वो जो मार्केट शेयर के बारे में मैंने पहले बताया था वो ये रिपीट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लाइक मैं फिगर भूल रहा था, दे से कि पैन कार्ड जो बनता है 64% मार्केट शेयर इनके पास है। And what is their competitive advantage? They are trusted partner for banking and financial sector. They have large customer base spanning across B2C, B2B and B2G segment. फिर पॉपुलेशन स्केल डिलीवरी है, मतलब करीब करीब हर ही आदमी इनका कंज्यूमर है, समझ लीजिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड इनके पास जो नेटवर्क है वो फिजिकल भी है, डिजिटल भी है। जो 1,66,000 टच पॉइंट्स है जहां से ये पैन सर्विसेज करते हैं, दैट इज देयर फिजिकल नेटवर्क। देन जैसे कि ग्रोथ के जो इनके पास वर्टिकल्स है, डेटा स्टैकिंग सर्विसेज के कारण, अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज के कारण, डिजिटलाइजेशन के कारण, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के कारण, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के कारण ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेडरूम है अकॉर्डिंग टू देम। देन दे आर ऑल्सो वांटिंग टू एक्सपैंड इनटू ग्लोबल मार्केट्स, अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, दूसरी एशियन कंट्रीज में, जिसके उन्होंने दुबई में एक ऑफिस भी सेटअप किया है। देन दे से कि ओवरऑल इकोनॉमी से इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 2.5x स्पीड। सो इसके कारण इनको लगता है कि इनके बिजनेस को हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। देन दे आर टेलिंग कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। फिर कुछ डिटेल्स हैं इनकी प्रेजेंटेशन में जिसमें उन्होंने कितने नंबर ऑफ पैन प्रोसेस किए हैं, कितने ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन किए हैं, ई केवाईसी सिग्नेचर ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, ई सिग्नेचर कितना हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन कितना हुआ है, उसके डेटाज हैं। देन दे आर टेलिंग कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। सो इनका मेजर जो ग्रोथ ड्राइवर है सबसे बड़ा वो पैन सर्विसेज है, उसके बाद पेंशन सर्विसेज है, देन ई सिग्नेचर है, देन ओपीवी है, व्हाट इज ओपीवी, आई हैव टू रीड, देन ई केवाईसी है एंड ई ऑथेंटिकेशन है। फिर अगेन इनके रेवेन्यू फिगर्स है प्रॉफिट एंड लॉस के, देन बैलेंस शीट। देन दे आर टेलिंग कि हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है वो क्यों ग्रो हो रहा है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो बढ़ रही है डे बाय डे, जिसके कारण दिस इज वन रीजन फॉर ग्रोइंग एड्रेसेबल मार्केट। डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, दैट इज अ रीजन। इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दैट इज अ रीजन। हाउस होल्ड सेविंग बढ़ रही है, दैट इज अ रीजन। डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, दैट इज अ रीजन। एंड देन राइजिंग टैक्स पेयर बेस इज ऑल्सो अ रीजन। फिर ये कह रहे हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ टेल विंड्स इन द इंडस्ट्री, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिजिटल कंजम्पशन इज ग्रोइंग। देन डिजिटल कॉमर्स, ये कह रहे हैं कि अभी 165 मिलियन का बिजनेस है जो 500 मिलियन का हो जाएगा FY30 तक। एमएसएमई में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ग्रोथ 7x की एक्सपेक्टेड है। देन जो न्यू शॉपर्स हैं वो Tier 3 एंड Tier 4 टाउन से हैं, तो इसलिए ग्रोथ इनकी और बढ़ जाती है। अगेन ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर में जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जिसके लिए 641 बिलियन का आउटले प्लान है गवर्नमेंट का, उसके भी ये कुछ बेनिफिशियरी होंगे। अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस जो हमने डिस्कस किया कि अब जब हमको लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन डिजिटल हो जाएगा, वो एक ह्यूज बिजनेस हो सकता है इनके हिसाब से। एग्री स्टैक फ्रेमवर्क जो Hello. Yeah, he may have just gone off the thing. There's some issue with his
aberration with this. He'll come back, I guess. अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं कुछ तो। ये अभिषेक जी अगर बोल रहे होते तो उधर उनका ग्लो होगा। आई थिंक कनेक्शन टूट गया। जॉइनिंग बैक। मेरे को एक्चुअली ये प्रोटीन ई गवर्नेंस का एक ही पॉइंट अच्छा लगता है कि इट इज लाइक गोइंग इन अ काइंड ऑफ मोनोपोली, यू नो, बिकॉज अगर जैसे जहां जहां ये नेटवर्क बनाएगा ई गवर्नेंस के लिए, तो वहां कॉम्पिटिटर घुसेगा कैसे? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोटीन और ये अगर सिर्फ 2 या 3 को ही दिया है, तो इट इज नॉट लाइक यू नो सडनली एनी न्यू कंपनी विल कम एंड से कल से पेंशन रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा या कल से पैन कार्ड मैं बनाऊंगा। सो देयर इज लाइक अ कंटिन्यूअस predictable stream of revenue that is possible. That is what I see this or here. Oh, so what you're saying is that's the moat, I guess. It's a kind of moat because it again depends. कल को अगर गवर्नमेंट बोले कि भैया आ जाओ 50 कंपनी और तुम भी कर लो, तब तो then it will not be. But as of now 2 या 3 कंपनी ही है, then it is definitely I would see it as moat. बाकी I'll leave it to you guys. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, कोई नया आएगा ना, तो all इतना पूरा diverse infrastructure. I'm sure there must be other players also. Government will never allow a monopoly. नहीं, अभी जैसे पैन कार्ड है, आपके पास भी पैन कार्ड है, आप नया पैन कार्ड बनाने जाओ, ऐसा नहीं है 50 कंपनियां पैन कार्ड बना के दे रही है। आपके पास वो यूटीआई है एक, और एक ये प्रोटीन है, और एक तीसरा, 3 या 4 ही प्लेयर है, और उसमें ये बड़ा BLS ई सर्विसेज आया था, वो ये काम नहीं कर रही। कौन सी सर्विस? वो नहीं करती है। वो भी यही काम कर रही है? वो नहीं करती। ओके। वो पासपोर्ट में करती है। ओके। ये जिस एजेंसी को ये मिल गया, उसने अपना कस्टमर बेस बना लिया, और अगर रिपीटेड रेवेन्यू है तो होगी ना उसका काम। कैप्टिव मार्केट है उसकी, कहाँ जाओगे आप? कोई भी दूसरी आईटी कंपनी के पास थोड़ी जा सकते। अभिषेक जी कहाँ गायब हो गए? पैन में 2 ही कंपनियां करती है, एक यूटीआई, एक एनएसडीएल और एक और कोई है। तो एनएसडीएल ने नाम चेंज होकर प्रोटीन हो गया है। सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था बैटरी लो होने के कारण। सो व्हाट आई फील आफ्टर रीडिंग दिस बिजनेस, एक तो इनका जो पेमेंट का पुराना इशू है गवर्नमेंट के साथ में। हेलो, एवरीबॉडी इज एबल टू लिसन? यस सर। सो इनका गवर्नमेंट से कुछ पेमेंट के इश्यूज हैं पुराने, वेयर इन दे आर सपोज टू से टेक सम 60 करोड़ रुपीस फ्रॉम गवर्नमेंट। उसमें से कुछ पैसे को ये प्रोविजन बना रहे हैं कि वो एनपीए टाइप का हो सकता है इनका, एंड इन टर्न दे से कि हम आगे जो हमारे वेंडर्स हैं उनको वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो समहाउ आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज इट दिस पॉसिबल कि गवर्नमेंट अगर इनका कुछ पैसा रोकती है तो ये किसी और का पैसा कैसे रोक सकते हैं? या तो मेरे से पढ़ने में कुछ पढ़ने समझने में कुछ कमी हो रही है, तो दिस इज समथिंग जिस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओके श्योर, एंड लास्टली ऑन योर प्रोविजन दैट यू हैव टेकन इन दिस क्वार्टर, so you have INR 60 crore which is the receivable which is not provided for, and on the payable side what would that number be? So they say for every 100 rupees that we collect, there's about 80% that we have to pay, and therefore you can expect almost a similar knock off there. तो ये चीज मुझे समझ में नहीं है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है करके ये सामने पार्टी का पेमेंट रोक सके। तो एक ये कंसर्न लगा मुझे। दूसरा, मुझे लगता है कि कोई ये बहुत रॉकेट के टाइप बिजनेस भागेगा, ग्रोथ होगी, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे इकोनॉमी में। जैसे जैसे टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका पैन कार्ड का बिजनेस बढ़ेगा और टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क का बिजनेस बढ़ेगा, और डिजिटलाइजेशन बड़े स्पीड से बढ़ रहा है। तो जो बाकी बिजनेस है इनका जिसमें ये ई अथोराइजेशन करते हैं या जो नया ये डेवलप कर रहे हैं,
या ONDC अगर बहुत ज्यादा क्लिक हो जाता है तो ये जो नए वर्टिकल्स हैं, जो क्लाउड सर्विसेज है, वहां से इनके रेवेन्यूज कुछ स्पीड से बढ़ जाए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां से रेवेन्यू इनका ग्रेजुअली लाइक 10-15% CAGR, 20% CAGR से ग्रो करेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्पीड से वो रेवेन्यू ग्रो नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, इस बिजनेस के एनालिसिस करने के लिए हमें टॉप लाइन से ज्यादा बॉटम लाइन देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बहुत सारे रेवेन्यू ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आधार का अथोराइजेशन है, तो आधार अथोराइजेशन में जो फीस है, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज इनको UDIAI को देनी होती है, और ये अगर 25 रुपीज कलेक्ट करते हैं तो 5 रुपीज इज देयर कट और 20 रुपीज इनको सामने पे करना है। वो फीस कम होते होते अब 3 रुपए हो गई है, और इनके जो चार्जेस हैं वो क्या कम हुए उसके बारे में डिटेल नहीं दी हुई है, तो टॉप लाइन में वो चीज कम होती दिखेगी। जैसे अगर इनका चार्जेस अभी भी 5 रुपए है, तो पहले जो 25 रुपए दिखता था वो अब 8 रुपए होता दिखेगा, बट वो बॉटम लाइन में इफेक्ट नहीं करेगा। सो अगर टॉप लाइन में डिक्लाइन आ रहा है तो इट कैन बी बिकॉज इनका बहुत सारा रेवेन्यू पास ऑन करने के लिए होता है। सो दिस इज जो थोड़ा बहुत मैंने इस बिजनेस के बारे में पढ़ा है। अभिषेक जी ने भी शायद बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, वो बहुत सारे स्निपेट्स डाल रहे थे। इफ ही वांट्स, आई थिंक ही इज नॉट इन कॉल, इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग, और या किसी और ने कुछ इसके बारे में पढ़ा है एंड दे वांट टू ऐड समथिंग। So in DRHP, they mentioned about the litigation, outstanding litigation. अच्छा सर, So मैंने नहीं पढ़ा था, तो प्लीज आप एनलाइटन करिए। yeah, so वहाँ पे जो DRHP में है, वहाँ against the company there are 71 tax proceedings and 1 statutory or regulatory proceedings. तो जो aggregate amount है which is involved in these tax proceedings, that is almost 1800 million rupees. So I think that would be 180 crore rupees. Yes, 180 crore rupees. एंड इनकी जो सब्सिडीज है उनके अगेंस्ट में भी 8 टैक्स प्रोसीडिंग्स है, जो जिसका एग्रीगेट अमाउंट इज हार्डली एनीथिंग, दैट इज 0.17 मिलियन, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, बट या अगेंस्ट द कंपनी देयर आर 71 टैक्स प्रोसीडिंग्स. So that is one thing which I felt is not good. Sir, any detail about those tax proceedings? Like what type of tax proceedings are those? नहीं सर, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने जो इनिशियली पढ़ा था DRHP में, तो उसमें ये स्निपेट डाला था मैंने प्रोटीन के लिए. It was Okay, sir. only what I thought we should explore now. But one thing is there, हम जितने लोग अभी इस कॉल में है ना, हम सब प्रोटीन के कस्टमर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Yes, वो that has to be there because एंड there साल में are 8-10 बार है कम से कम. इसका वही मैं बोला, आप जब ड्रॉप ऑफ हुए थे तभी मैंने वही एक बात बोला कि आई सी दैट देयर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इन अ वन वे अ मोट, बिकॉज इट्स नॉट इजी दैट कि पैन कार्ड ज्यादा बन रहे हैं या टिन ज्यादा बन रहे हैं, कोई नया कंपनी आके इसको कंपटीशन दे दे, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स प्रोसीजर्स. तो अगर 3 है तो 3, unless of course government opens up for more, but at least there is a good captive market, कि अगर 150 करोड़ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इट इज नॉट दैट कि ये पॉपुलेशन कभी खत्म होने वाली है. हर नया जनरेशन आता रहेगा, बिजनेस का जो है एटलीस्ट मे बी रेवेन्यूज आर प्रोबेबली मोर प्रेडिक्टेबल. दैट इज व्हाई आई थिंक इनकी दैट बॉटम इज लाइन वेरी ना गुड सर थिंग. ग्रो करेगी आगे. वो बॉटम लाइन ग्रो करने के पीछे रीजन ये है, जैसे जो डेटाबेस इनका डेवलप हो गया है, जो उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट इनको आई होगी डेवलपमेंट स्टेज पे, अब उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो मेंटेनेंस स्टेज वाली कॉस्ट है. आप लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज्यादा अच्छा समझते होंगे. इसको कैपेक्स नहीं चाहिए ना ज्यादा. वही तो बढ़िया है, वही तो प्लस पॉइंट है इसका. कैपेक्स इनको चाहिए इसने नहीं. एक बार बना दिया तो वो जब तक चल रहा है तब तक वो चलेगा, मतलब. और एक आनंद सर ने भी एक अच्छा ये डाला था, देयर वाज वन बिग जो सर ने डाला था कि इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोटीन बाय दैट रिटायरमेंट फंड और समथिंग, MIT का. हाँ जी आई थिंक सर ने डाला था वो. जी आई जी. थिंक दैट इज in a way, it is actually indicating that कोई अगर रिटायरमेंट फंड का पैसा अगर डाल रहा है, दैट मीन्स
they are considering this business to be something where there is a stable revenue, where the revenues can be forecasted and probably the business continuity risk is less. तो ऐसा मुझे लगता है. ओके, आई कुड बी हाँ रॉन्ग. सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वही अगर वैसा है तो उसी से एक डाउट ये आता है कि हाइपर ग्रोथ नहीं है फिर. आई मीन नहीं है, ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है कि भाई आज 100 करोड़ है, अगले क्वार्टर में 200 करोड़ होएगा. लेकिन ये है, ये वो वाला टाइप का कंपनी है जो हो सकता है आगे जाके 100 का 110 हो, 120 हो, फिर बाद में 140 हो, फिर 160 हो, फिर 180 हो. मतलब ये हो सकता है बाद में जाके डिविडेंड भी देती रहे. मतलब आगे जाके पे कर डिविडेंड तो ये, क्योंकि लाइक डिविडेंड तो ये पे करते ही हैं, अच्छा खासा डिविडेंड पे करते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन जहाँ आगे मैंने उसका पढ़ा था, थोड़ा मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, वो एग्रीकल्चर और पता नहीं और कहाँ अलग अलग एरिया में भी अपने ई गवर्नेंस और उसके वो सब जगह मतलब फैल रहा है. अभी कहाँ पे और क्या करेगा उसका आइडिया नहीं है अभी मेरे को. लेकिन पैन कार्ड के अलावा भी और भी बहुत जगह अगर ई गवर्नेंस बढ़ जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक इट इज गॉट, आई वुड से, वेरी गुड फ्यूचर. ऐसा मेरे को लगता है. बाकी नंबर तो कुछ और ही बता रहा सर. मैं वही बोलने लगा था सर, उनके नंबर्स हार्डली इज ग्रोइंग. नहीं, मैं उनका सर्विस यूज करता था, तो उसमें क्या है ना सर, उनका रेगुलेशन जो गवर्नमेंट से है, तो उसमें क्या है, उनको प्राइसिंग नहीं है. अगर उनका कॉस्ट बढ़ भी रहा तो वो प्राइस अचानक बढ़ा नहीं सकते. उसके लिए उन लोग गवर्नमेंट से बहुत सारा प्रोसीजर्स वगैरह करके उनसे राइट्स लेना पड़ता है, और उसमें भी वो लिमिटेड अमाउंट देते हैं उनको बढ़ाने के लिए. तो उनका जो कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो प्राइस नहीं बढ़ा पाते हैं. थोड़ा सा रेगुलेटरी का वो जो मोट आपने बताया ना सुनील सर, वो उनके लिए यहाँ पे रिस्क बन जा रहा है. नहीं सर, इस तरह का रिस्क तो जो इनके तीन, बेसिकली देखिए, 2 कॉन कॉल है इनके और 3 पीपीटी है इनकी. वो तीनों को पढ़ के तो सर ऐसा कहीं पे भी समझ में नहीं आया. सर आपने नैरेटिव पढ़ा? सर वो नंबर्स में नहीं दिख रहे हैं जो आप. सर आपने नैरेटिव पढ़ा, आपने स्टोरी सुना दिया, ठीक है. आपने उस कॉन कॉल में ये भी पढ़ा होगा कि उनका सेल्स जो हाफ ईयरली में 33% से बढ़ा है. इबिटा वो 35% से बढ़ा है. यानी कि एक्सपेंस उनका ज्यादा बढ़ रहा है. सेल्स ग्रोथ से एक्सपेंस ग्रोथ ज्यादा हो रहा है. हाँ सर, मैंने फाइनेंशियल्स पार्ट तो मैंने नहीं देखे, मैंने तो और मैंने अभी आपका ये जो सुनने के बाद मैंने उनका दिसंबर का रिजल्ट देखा, तो उसमें उन्होंने इबिटा लेवल पे भी लॉस किया है. सर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट रहता है ना, वो सबड्यूड रहता है. मेजर बिजनेस उनका सेकंड क्वार्टर में होता है और फोर्थ क्वार्टर में होता है, फर्स्ट क्वार्टर में होता है. उसका रीजन वो ये बता रहे थे कि जैसे जब टैक्स फाइलिंग सीजन होता है ना, तब ऑफलाइन बिजनेस से पैन का भी बिजनेस बहुत आता है और ईयर एंड में भी वो बिजनेस ज्यादा आता है. दिस वाज द रीजन गिवन बाय देम. इसका मतलब ये भी हो सकता है ना सर, कोई उनका बिजनेस वर्टिकल जो 3 आपने बताया उसमें से कोई ऐसा है जो बहुत कम मार्जिन का बिजनेस है. हाँ सर, बेसिकली देखिए, जो बाकी बिजनेस, जो ये ई सिग्नेचर वाले बिजनेस हैं, वेरिफिकेशन वाले बिजनेस है, ऑथराइजेशन वाले बिजनेस है, इसमें तो इनको कुछ पैसों का ही रेवेन्यू आता है पर ऑथराइजेशन, कोई पार्ट में. तो वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होता है दैट those will grow based on the number of transactions. It is, जैसे आप एक जमाने में अगर आप बोलोगे, मैं आपको पूछूंगा कि 1 साल पहले आप कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन या 2 साल पहले कितना करते थे, तो शायद आप बोलोगे कि पता नहीं, कब मेरे को तो यूपीआई में करता ही नहीं था. अब मैं आपको पूछूंगा, आप बोलोगे मैं तो कैश से ज्यादा यूपीआई ही करते हो. तो गोइंग फॉरवर्ड द नंबर्स पर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, दैट इज, अगर वहां पे है तो ऑब्वियसली मार्जिन्स विल बी लो, वॉल्यूम विल इंक्रीज. दूसरा मुझे ये जो लगता है कि जो एक ही मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, दिसंबर 23 क्वार्टरली रिजल्ट में ओपीएम बिकेम -1% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 16%. सो सर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है वहां पे, which is a bit concern कि भैया तुमने 203 करोड़ का सेल किया और 206 करोड़ का एक्सपेंस किया और तुम्हारा ओपीएम
अचानक दिसंबर क्वार्टर में -1 कैसे हो गया 16% से? बस वो सर वो एक जो डिसेप्शन That employee cost has gone up, sir, in last December quarter. As per the screener data, the employee सर cost has gone दिसंबर क्वार्टर पे हेलो नहीं तो भी ओपीएम आपका 16% से -1 कैसे हो जाएगा? सर एक तो 23-24 करोड़ वो लोगों ने 17.31 से 21% इंक्रीज हुआ है. इट इज इंक्रीज बाय 4%. So by 4%, if your cost is increased, I would expect okay आपका OPM is dropped by 4%. 16 से 12 हो गया. 16 से -1 नहीं होता. There is something more to it. सर मैं बोलूं सर जी सर. हाँ सर देखिए वो दिसंबर क्वार्टर का जो सुनील सर बात कर रहे हैं ना उसमें 3 पॉइंट अपने को देखने हैं. एक तो जैसे आपने बताया कि उसका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है तो उनका कहना क्या है कि पहले हम लोग के 3 वर्टिकल थे, आज के दिन में हम लोग 7 वर्टिकल्स में चले गए, तो जो नया एम्प्लॉयमेंट लगता है उसके पीछे हम लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है. दूसरा एक जो बड़ा कॉस्ट है वो 24 से 27 करोड़ का उनका जो क्रेडिट का लॉस लिया हुआ है उन्होंने उसमें बोले तो, जिसका वो जो 60 करोड़ की आप बात कर रहे थे वो एक चीज है उसमें. और तीसरा है उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक जो लाइन डाला है उसके लिए जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है वो लोगों ने कि हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के पीछे काफी इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो 15 करोड़ है वो लाइन हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होगी, और वो जो हमारा एआई और क्लाउड के पीछे का खर्चा है वो हम लोगों ने इसमें लिया हुआ है करके. तो दिसंबर क्वार्टर को सेपरेट ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो वो लॉस ही दिखने वाला है, बट वो शायद से ऐसा दिखाया हुआ है ये क्वार्टर में कि ये सब चीज हाँ सर, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें लॉस में जा रहा है करके. Unless it is like some kind of a fixed cost which is expensed out because of new business which is coming for which the revenue has not started. So yes, in that case it is definitely possible. हाँ सर, वही रीजन दिया उन्होंने कॉल में. ये तीन जो अंकित जी ने रीजन बताया ना वही सारे रीजन उन्होंने दिए हुए हैं. वन इज दैट जो उन्होंने प्रोविजन किया है, दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, नए जो 4 वर्टिकल उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं उसके कारण एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है उनकी, और तीसरा जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में. तो यस, दैट इज द रीजन फॉर दैट. किसी ने नंबर्स को ठीक से देखा है क्या? बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एनालाइजिंग नंबर्स एंड ऑल. तो कोई अगर नंबर्स के बारे पे डिस्कशन कर पाए. सर मेरी तरफ से इनपुट नहीं है अभी क्योंकि मैंने देखा नहीं. सर आप तो एक बार देखेंगे ना बैलेंस शीट तो सारा ही बता देंगे आप तो 1 मिनट में. सो वी विल टेक योर इनपुट सर जब भी आप देख लेंगे. सर मेरे हिसाब से इसका जो भी क्रक्स है ना ये पूरे धंधे का, वो आगे जाके ओएनडीसी पे ही है इसका पूरा, और ये जो भी डिमांड हो रही है वो पूरी ओएनडीसी के बेसिस पे ही हो रही है. और जितना हम लोग ओएनडीसी के बारे में ज्यादा निकालेंगे तो ज्यादा चीज समझ पाएंगे इसको, बिकॉज गवर्नमेंट यूपीआई की तरह ओएनडीसी को भी उतना ही सक्सेसफुल करना चाहती है, और ये लोग भी वही रास्ते पे जा रहे हैं जो रास्ते पे यूपीआई गया हुआ है पूरा. एक चीज हम लोगों ने एक लाइन में बता दी थी कि ओएनडीसी पे जितना भी कारोबार 5-6 साल में हो सकता है, मोटा मोटी वो लोग तो बात कर रहे हैं $300 बिलियन की, तो उसका आज के दिन में वो लोग को बोलना है कि अपने जो भी सप्लायर्स रहते हैं वो आज के दिन में अमेजोन को 20% शेयरिंग दे देते हैं अपने रेवेन्यू का, जो ग्रॉस मार्केट सेल वो लोग करते हैं करके. ऐसा जो भी वैल्यू रहता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू रहता है उसका प्रोडक्ट का, उसका 20% चार्ज उसको अमेजोन को देना पड़ता है. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम लोग को कोई भी ऐसा बिचौलिया नहीं चाहिए जो छोटे व्यापारियों का ये सब लेके जाए. तो ये लोगों का प्लान है कि ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और इसके ऊपर ही पूरा ट्रांजैक्शन है, और इसमें प्रोटियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो खर्चा होता है और वो जो SaaS सर्विस प्रोवाइड करने वाला है आगे जाके बायर और सेलर ऐप का, उसके ऊपर में उसका एक्सपेक्टेशन है कि वॉट एवर ट्रांजेक्शन होगा उसका अपने को 50 पैसे से लेके ₹1.5 तक का शेयरिंग उसमें से आएगा करके. तो ओएनडीसी के बारे में जितना ज्यादा मालूम करेंगे तो इतना उसके बारे में अपने को इसका आगे का फ्यूचर के बारे में वो दिख सकता है. बाकी के तो ये जो बिजनेस जो रनिंग बिजनेस है वो तो उनके खर्चे निकाल सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें इतना कुछ ज्यादा ग्रोथ का वो सिनेरियो जैसे आप लोगों ने बताया वैसे ही दिख रहा है कि उसमें इतना कुछ ग्रोथ का वो लगता नहीं है.
एंड सर दूसरा ये जो बाकी ये क्या स्टैक्स जो डेवलप कर रहे हैं ना ये ओएनडीसी के अलावा, ओएनडीसी की तरह हेल्थ केयर के लिए, ओएनडीसी की तरह एजुकेशन के लिए और ओएनडीसी की तरह एग्रीकल्चर के लिए, जो ये इनके चारों तीनों नए बिजनेस डेवलप होने वाले हैं। प्लस अभी इनके पास सर जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पेंशन स्कीम के लिए, आइडेंटिटी सर्विसेज के लिए, ये अफ्रीकन कंट्रीज में पिच कर रहे हैं। दे आर टेलिंग कि 7 से 8 हमें न्यू बिजनेस, 7 से 8 न्यू कंट्रीज में हमें ये बिजनेस मिल सकता है। अभी बहुत करेक्ट स्टेज में होगा कहना। तो सर उसके केस में भी क्या है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनके पास रेडी है, आई मीन टेक्नोलॉजी सारी रेडी है, बहुत ज्यादा कोई नया डेवलपमेंट इनको करना नहीं पड़ेगा। उस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के इनका एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो नाउ इट इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। टोटल कुछ 13 स्केलेबिलिटी है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो अगर आप इसका दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट में देखोगे, वेयर इन दिस क्वार्टर ही हैज पुट 23 crores as 23.9 as allowance for expected credit loss, जो प्रीवियस क्वार्टर में 0.75 मतलब प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़ से भी कम था। तो अचानक यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मतलब ये पैसे आने नहीं वाले, तो उसने राइट ऑफ किया है। तो 23 करोड़ रुपया क्यों राइट ऑफ किया है? सर वो एक्सपेक्टेड है, अभी दे आर टेलिंग कि हमने प्रोविजन बनाया है, हमने राइट ऑफ नहीं किया। और यहाँ तो सर वही तो सिनेरियो है ना। अगर पिछले क्वार्टर में 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि सितंबर में आपका अलावेंस 75 लाख था और आपने उसको 24 करोड़ कर दिया। हाँ सर वो कह रहे हैं कि 6 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। हालांकि बोले पहले भी ऐसा हुआ है कि हमको 6-7 साल बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट मिला है गवर्नमेंट से, बट बोले अब ऐसा नहीं होता है, पेमेंट्स हैव टर्न फास्ट। बट एज वी आर अ लिस्टेड कंपनी वी आर डूइंग दिस प्रोविजन। मतलब वही जो ये वाले पार्ट में जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की, जो सारी बातें बोली ना, वो गोल गोल घुमा दी ऐसा टाइप का मुझे लगा पढ़ने के बाद में। बेसिकली सर वो लोग कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोच कर रहे हैं, वैसा कहना है। ये जो क्रेडिट उनका है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बाकी आने का, तो वो लोग का एक बात पे कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज नहीं तो कल पैसा तो दे ही देगा हमें, बट जो कम्युनिकेशन आज तक हमारा हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसा शायद से ना आए, इसके लिए हम लोग अभी से उसका प्रोविजन करके रखते हैं कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। कह रहे हैं सर वो कभी ये मैंने जो पढ़ा ना, एज पर दैट मुझे जो समझ में आया, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो पैसा हमारा नहीं आएगा। वो यही कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव साइड होने के लिए, क्योंकि 6 साल से नहीं आया है, हम लिस्टेड प्लेयर हैं और हम कंजर्वेटिव होने के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, सॉरी, कंजर्वेटिव होने के लिए नहीं आएगा, ये ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं ये। और दूसरा ये जो क्रेडिट लॉस का लाइन आइटम जो इतना दिख रहा है, वो लोग का दूसरा सामने कहने का क्या है कि इसमें से 80% वो लोग को सामने रिपे करना है। अगर रिसीव्ड हुआ तो आगे पे करना है, तो उतना 80% पैसा उन लोगों ने एक्स्ट्रा अदर इनकम में दिखा भी दिया है। यानी जो एबिटा पे लॉस जाना चाहिए वो इतना बड़ा नहीं है ये अमाउंट की वजह से। नहीं, लेकिन आप देखोगे ना, allowance for expected credit loss, it is there every year. मतलब अगर मैं दिसंबर 2022 में भी देखूं, तब भी 10 करोड़ था। फिर बाद में दिसंबर 23 में उसने 25 करोड़ दिखाया, या अभी जो है लेटेस्ट क्वार्टर एंडेड ऑफ कोर्स देख रहा हूँ तो उसने 23 करोड़। तो देयर इज अ इंक्रीज, बट इट इज काइंड ऑफ फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? मतलब या तो बिकॉज दिस विल, आई मीन ऑफ कोर्स उसको ज्यादा डेट तो कुछ है नहीं। द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू सी इज कि इससे इसका रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स कैसे इफेक्ट हो रहा है। क्या उसका पेएबल्स डिफर हो रहा है तो ठीक है, पीछे से पैसा नहीं आया भैया मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा, अगर ऐसा उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या सेटअप है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पीछे से पेमेंट नहीं आया लेकिन उसको फिर भी पेमेंट करना पड़ेगा ना, ये बोल रहा हूँ।
मतलब अगर आप देखोगे, मतलब अभी ऑफकोर्स सितंबर 23 तक का ही है, दिसंबर का अभी तक तो बैलेंस शीट नहीं है। अगर उसका 20 करोड़ एग्जाम्पल, अगर उसका 20 करोड़ रिसीवेबल बढ़ा है, तो क्या उसका 20 करोड़ पेएबल भी बढ़ा है, ये पूछ रहा हूँ। सर ये कह वही रहे हैं कि हाँ, मतलब 80% सितंबर बैलेंस शीट में तो नहीं लग रहा है वैसा। नहीं सर, ये कह वही रहे हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट में, सितंबर का बैलेंस शीट में इट इज ऑलमोस्ट लाइक उसका रिसीवेबल्स जो है ऑलमोस्ट 30 करोड़ बढ़ गया रिसीवेबल, एंड पेएबल इंक्रीज बाय ओनली 5 करोड़। सर ये कह ऐसा रहे हैं कि हमारा 80% जो हमारा रिसीवेबल होता है ना, उसमें से 80% इस पार्ट जो हमें आगे देने का है, तो हम वो आगे नहीं पास ऑन करेंगे, उसका भी हमें ऑफसेट मिल जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो सर वो बैलेंस शीट में बुक्स में आपको दिखना चाहिए ना। हाँ, वो बुक्स में दिखना चाहिए। अभी तो कह रहे हैं अगर आपको ऑफकोर्स सितंबर बैलेंस शीट में तो नहीं लग रहा है वो। हाँ, वो 80% मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा 242 करोड़ है, मतलब मेरे को 242 करोड़ का मैंने माल बेचा और मुझे 242 करोड़ आने हैं, और ट्रेड पेएबल्स जो है वहां पे 137 है। तो इंक्रीज अगर मैं डेल्टा देखता हूं तो ट्रेड पेएबल्स हैव इंक्रीज फ्रॉम मार्च 23 टू सितंबर बाय ओनली 5 करोड़, विच मींस मुझे किसी को 132 देना था, अभी मेरे को 137 देना है, और रिसीवेबल्स मुझे 209 लेना था, अभी मेरे को 242 लेना। तो अगर वो 80% बोल रहा है, तो पहला तो उसका काम अगर पूरा ही क्रेडिट पे चल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स ऑलमोस्ट 80% फिगर के आसपास तो हो। एक 137 है, दूसरा 242 है, तो 80% कैसे हुआ? बराबर ना? बात तो बराबर है आपकी, बट वो तो 80% कैसे हुआ? अगर आप बोल रहे हो कि 80% जो मेरे को पीछे से आ रहा है मेरे को देना है, तो मैं बोलूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स में सिर्फ 20% का ही फर्क हो। चलो 25, चलो 30% का फर्क हो, लेकिन 242 और 137 में कितने का फर्क दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट सर ये जो रिसीवेबल और पेएबल जो है ना, अलग अलग वर्टिकल के भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसीवेबल और पेएबल है ये अलग अलग वर्टिकल का हो, इसका अक्रॉस नहीं होगा। That 80% figure is then not across the board. हाँ, At इनका least. सर कि वो जो पेमेंट रुके हुए हैं ना इनके, उस पे इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो यही दिया था इन्होंने कि 80% हमारा जो पैसा है वो हमें आगे जो देना होता है उसमें हम देंगे नहीं, तो द डेंट इज ओनली 20%। इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था। ठीक है। सर इनका डिप्रिसिएशन भी 18 करोड़ दिखा रहा है। अगर वो एसेट लाइट मॉडल है तो दैट नंबर इज बिग, बिकॉज एसेट्स इज हार्डली 50-60 करोड़। सर टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनका, जैसे हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं या जो हार्डवेयर होते हैं, इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू इतना रेट ऑफ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होती है ना सर, फॉर दैट रीजन अगर दैट इज आपका व्हाट आई। काम ही पूरा IT का है, तो पूरा आपका लैपटॉप्स एंड हार्डवेयर विद इन 3 years राइट ऑफ कर देते हैं, पूरा पूरा 10 साल नहीं। आपने अगर एक लैपटॉप का 1 लाख का लैपटॉप लिया है, वो 3 साल में राइट ऑफ कर देंगे पूरा अमाउंट। और अगर वो सर्वर या जो भी इनका डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे नहीं पता और क्या है, तो वो भी उसका भी उनको वो ऑब्सोलेंस के लिए वो अपग्रेड्स और वो सब करने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करने ही पड़ेंगे। 40% से होते हैं ना डेप्रिशिएट, जितने भी इक्विपमेंट जो कंप्यूटर वगैरह। हाँ सर, बेसिकली 3 साल में डेट राइट ऑफ। पर भी जा रही है। वही तो बोला मैं, 3 साल में राइट ऑफ कर देगा ना। Anybody has anything else to add in the financial part? किसी ने बैलेंस शीट देखा हो या फाइनेंशियल पार्ट ठीक से देखा तो anybody has anything to add? या गुड फिर इवनिंग एवरीवन। हेलो शशि जी। सर मैं काफी लेट ज्वाइन किया, आई डोंट नो कि हम लोगों ने ये डिविडेंड पे आउट वाला पार्ट डिस्कस किया है कि नहीं।
नो सर, हमने बस ये डिस्कशन किया है कि मेनी टाइम्स दे हैव इवन पेड 100% डिविडेंड। तो ये बस हमने बस ऊपर डिस्कशन किया था, उसमें डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ है। नहीं तो अभी अगर हम P&L देखते हैं 2022 का, तो उसमें 98% डिविडेंड पे आउट है। और उसके बाद आप अगले साल जा करके आई मीन 2023 में यू बोरो 7 करोड़, आपकी बोरोइंग 7 करोड़ से बढ़ जाती है। तो द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर कि अगले साल मुझे पैसा चाहिए और यू पे आउट डिविडेंड 98% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड नेक्स्ट ईयर यू एंड अप बोरोइंग 7 करोड़। सो ये एक इंडिकेशन दे रहा है मेरे हिसाब से कि जो मैनेजमेंट है दे आर नॉट दैट smart enough to foresee their future expenses and capital use शायद ही वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और इन द लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट एक चीज और देखेंगे कि अदर इनकम में इनका अदर इनकम हैज जंप्ड बाय 29 करोड़, जो कि अमूमन 10 से 12 करोड़ के बीच में होता है पिछले 4 साल में। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 23 का देखते हैं तो अदर इनकम इज लाइक 29 करोड़। तो अगर हम अदर इनकम एट पार टू लास्ट 4 years मानते हैं, अगर हम उसको 12 करोड़ मान के चलें तो इसको 17 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया विच इज वन टाइम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो कि 15 करोड़ का दिखा रहे हैं, अगर हम अदर इनकम एट पार फॉर लास्ट 4 years का माने तो इनको नेट प्रॉफिट है ही नहीं, वो लॉस में है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ का लॉस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं कि अदर इनकम इनका अचानक से 14 करोड़ बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले में। और अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट में जाते हैं तो मुझे कहीं पे भी उनका ये डिटेल नहीं दिख रहा है कि उन्होंने अदर इनकम वो जो 29 करोड़ का जनरेट किया है वो कहाँ से आया है, वो किस चीज से आया उनको। शायद वो मेरी इनेबिलिटी है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ और नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो अचानक से 29 करोड़ उनको कहाँ से मिल गए, या फिर पिछले साल के कंपैरिजन में 13 करोड़ था, इस साल 29 करोड़, तो एक्स्ट्रा 14 करोड़ कहाँ से आया उनके पास, किस चीज से आया। तो ये क्वार्टर अगर हम अदर इनकम को नलिफाई करें तो कंपनी लॉस में है। दूसरा कि कंपनी की मैनेजमेंट कैपिटल को सही से यूज नहीं कर पा रही है। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में उन्होंने वारंट्स भी इशू किए हैं, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में मिल जाएगा हमें अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में जाते हैं। तो उन्होंने 5,59,601 न्यू स्टॉक ऑप्शंस हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉइज and so again they are to some extent through stock options they are taking money from the employees or the market. So at one time you pay 98% or 100% dividend and then you go on borrowing and go on issuing stock options. So that raises question from my side. सर वो जो बोरिंग शशि सर हेलो, वो जो बोरोइंग उनका दिख रहा है ना, वो उनका लीज लायबिलिटी है, वो कोई उनका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वाला बोरोइंग नहीं है उनका। सो वो तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट की वजह से वो लीज लायबिलिटी दिखाया हुआ है। उनका जो भी डेटा सेंटर या जो भी जगह चलती होगी या जो भी उन्होंने ये सेंटर्स खड़े करने के लिए लिए रहेंगे जगह, उसका लीज है, वो लीज रेंटल है। तो एक तो, और दूसरा आपका पॉइंट जो है वो सही है कि वो जो आपको अदर इनकम क्यों ये बार ज्यादा दिख रहा है, तो उसके पीछे एक ही चीज है उसका कि ये जो क्रेडिट लॉस दिखाया है, मोटा मोटी वो लोगों ने क्रेडिट लॉस दिखाया है 24 करोड़ का। तो वो लोगों का कहना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये 24 करोड़ का क्रेडिट लॉस दिखाया है तो सामने हमको उसका 80% हम लोग हमारा अदर इनकम दिखा रहे हैं जो हमें नहीं पे करना है। दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट द लाइन ऑफ द अदर इनकम। सो वो मोटा मोटी 19 करोड़ वो आ जाता है। इसके लिए जो 29 करोड़ का अदर इनकम का फिगर दिख रहा है वो उसके वजह से दिख रहा है। ओके, थैंक यू सर। या चीज मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि इनका जो भी लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें इनको तो पैसे अपफ्रंट मिलते हैं ना, तो इनका डेटर डेज 100 मतलब 3-3 महीने का क्यों है, 3.5 महीने का डेटर डेज जो है ना, वो जो सब जो B2C पार्ट है ना उसमें से, उसमें अपफ्रंट पैसे मिलते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट बिजनेस है और जो B2B बिजनेस है उसमें अपफ्रंट पैसे नहीं मिलते। B2C में अपफ्रंट पैसे मिलते हैं। ओके, सॉरी। दूसरा बैलेंस शीट के एस्पेक्ट से इसका एक चीज क्या है कि इसका आधे से ज्यादा बैलेंस शीट तो इन्वेस्टमेंट में ही है। जो 539 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर ग्रिड के बॉन्ड ले लो, आप नाबार्ड के बॉन्ड ले लो, वैसे सब लॉन्ग टर्म बॉन्ड में है। तो मोटा बैलेंस शीट का मोटा मोटी 50% पैसा उसका वो 8-9% ब्याज वाला चीज में ही अटका हुआ है अभी के सिनारियो से।
आगे जाके नहीं मालूम है कि उसका ये पैसा इन्वेस्टमेंट और कितना बढ़ता है जैसे जैसे उसका बैलेंस शीट स्ट्रांग होते जाएगा या जो भी सिचुएशन होगा। बट आज के दिन में ज्यादा पैसा तो उसका बैलेंस शीट के इसमें ही रुका हुआ है, और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी वो अदर इनकम में ऐड करता है। वो जो आज का जो बॉन्ड का जो पैसा आता है एवरी, उसका ईयरली जो भी आता है वो भी उसका अदर इनकम में ऐड होता है। तो वो भी एक पॉइंट है दूसरा। तो लेकिन ये मेरे लिए तो एक क्वेश्चन है कि 500 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या उसका मैंडेट है, गवर्नमेंट मैंडेट है कि भैया मेरे को बिजनेस चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर, क्या ऐसा गवर्नमेंट मैंडेट है? अगर नहीं है तो 500 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट किया? अनऑफिशियली हो सकता है प्रेशर। I don't know whether there is a mandate from the government कि अगर अच्छा तुम पैन बना रहे हो तो भैया ये आरईसी में ये बॉन्ड 5 साल के लिए डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ। then it's of course cost of doing business। नहीं तो 8% आरओ रिटर्न पे वो अगर 500 करोड़ डाल रहा है तो इट इज स्टूपिड। नहीं सर, ये हर साल फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये इनका इंटरनल डिसीजन, मे बी आई कैन कमेंट ऑन दैट, बट ये फिगर ना कभी 250 करोड़ भी हुआ है, कभी 500 करोड़ भी हो गया, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज इधर या तो वो like Shashi sir said ना कि अगर या तो तुम डेट ले रहे हो तो then probably you could have used that money। Second is unless it is a mandate where the government is saying तुमको एग्रीकल्चर में मेरे को अगर ये जाना है तो I need you to put 100 crores into this agricultural bond as a collateral or as a whatever, ताकि तुम भाग जाओ तो मैं तुम्हारा ये 100 करोड़ का जो है वो बॉन्ड करूंगा। unless there is something like that, I don't know। So in government contracts, bonds होता ही है। In every government contract, you have to furnish a performance bond so that if there's a non-performance, they can take it. I think it's mostly होता ही है, at least is in high probability कि ये वही है, वही connected होगा। सर अगर आप देखोगे 500 मतलब सितंबर में इन्वेस्टमेंट्स में 539 करोड़ अगर बॉन्ड्स में है इसका, और कंपनी तो रेवेन्यू भी नहीं कर रही उतना। अच्छा, so if we can relate the contract value with the bond, then you'll be able to make out some sense of it. Yeah. Because he is making 100 crore profit or something and 500 crore in government bonds। तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 करोड़ तू एफडी में डाल दे भाई, 5% से तेरे को शायद ज्यादा ही मिल जाए। सर ये शायद से ओवर द इयर्स भी चलता आ रहा होगा, काफी साल से, 25 साल पुरानी कंपनी है, ऐसे नहीं है कि आजकल बनी हुई कंपनी है। तो पहले से वो लोग के जो 25 साल के बॉन्ड, 30 साल के बॉन्ड, वो तो इतना डिटेल डीआरएसपी में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो भी ऐसे हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि इंडिकेट्स मैनेजमेंट का प्रोवेस ना, मैनेजमेंट कितना स्मार्ट है कि बाबा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। एक्विजिशन करूं जाके कोई दूसरा क्लाउड का कंपनी खरीदूं या दूसरा जगह डालूं। You're saying capital allocation. You're talking about capital allocation is not good. That's what you're trying to say. Just putting a question. सर ये क्वेश्चन मैनेजमेंट को ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना मैं मेल कर देता हूँ मैनेजमेंट को आज। हाँ मतलब there's a high probability कि वो government bonds, I'm not saying entire thing, but a good portion of it would be government bonds। मुझे लगता है वो मिल जाएगा अगर इसका एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। नहीं सर, डीआरएसपी में है ना, उसका डीआरएसपी में बैलेंस शीट के साथ में उसका इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया हुआ है, तो उसमें से मिल जाएगा। अगर राकेश सर आप देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट में, तो उसमें नोट में होगा ना। जैसे अगर ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा तो उधर मेंशन होगा कि ये उसके, अगर नहीं मेंशन है देन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। नहीं आई डोंट थिंक बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स है ना, अगर बैलेंस शीट में और ये कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में नहीं है। जैसे एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रख देती है पैसा, दूसरा कुछ जगह पे है नहीं, वो टाइम पे नहीं, तो उन लोगों ने वो लिए है, वो लोग का पॉलिसी है। वो जैसे सर बता रहे हैं, हम लोग पूछ सकते हैं उनको, उनका वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट से हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक। So you are saying it's a treasury operation with the excess cash, ऐसा बोलते हैं आप? यस करेक्ट सर, आपका वर्ड ट्रेजरी ऑपरेशन है ये। ओके पॉसिबल। तो सर we'll write this mail to management। लोगों ने अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में डिस्कस किया क्या? हाँ सर, थोड़ा डिस्कशन किया है। वो अभी बिजनेस इज लाइक इन डेवलपमेंट स्टेज and they are very bullish on that part also। Anybody would know what's an account aggregator?
हाँ, सो बेसिकली अभी वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी आपको मान लीजिए यू हैव एन अकाउंट विद IDBI बैंक एंड यू गो टू SBI दैट आई वांट टू टेक दिस लोन, सो दे टेल यू कि आप IDBI बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट ला के दीजिए, वैलिडेट करवा के, मतलब सील स्टैम्प करवा के, एंड देन यू स्कैन इट और यू सेंड इट टू द बैंक फिजिकली। तो ये सारा पेपरलेस हो जाएगा। आपका जो भी डेटा है वो आप उनको ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो इफ यू अलाउ द अदर बैंक, दे आई मीन यू विल बी एबल टू ट्रांसमिट योर डेटा फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस। ये जो मोटा मोटा वो पढ़ के समझ में आ रहा है। Yeah, I know about it. So I know. Yeah. So what you're saying is right. You will be able to pull your data, and everything is a closed structure. Yes, you are right. So not only banks, you will be able to pull out of all the government agencies. आप gas bill कर सकोगे. आप this is more to do with अगर मुझे आपका eligibility करना है, and it's fast, and it is nobody will be able to see the data. It's all in a closed this thing. So what you're saying is right. What you're saying is right. एंड दे आर टेलिंग कि जैसे अभी जो डिजिटल लोन्स वगैरह बढ़ रहे हैं ना, ये डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है कंट्री में, इंटरनेट अवेलेबिलिटी बढ़ते जा रही है कंट्री में, बहुत सारे ऐप्स हैं जो डिजिटल लोन्स, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन टाइप के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग कि इट कैन बी अ बिग Yes. 4-5 साल पहले it had started, 4 साल. So now it should be gap. So what you're saying is exactly right. यही होता है account aggregator. They are you have to go and register yourself as an account aggregator. Yes, you're right. One thing we also need to look at, the one aspect is that जब ये account aggregator बनेंगे या फिर जब इनके पास जो भी डेटा आएगा उसका प्रोटेक्शन का उसके प्रोटेक्शन के लिए इनको काफी खर्च करना पड़ सकता है। So there are guidelines हैं, there are guidelines, and आप जो there's something known as a CHS जो ATM में यूज करते हैं, everything is protected, and उसका पासवर्ड जो है it's like a digital safe उसके अंदर रखा जाता है. You can't even do it. So it's digitally unencrypted and then applied and then again kept back over there. It's everything is digital and everything is encrypted. And there's a high level of encryption also in that. हाँ जी. शशिधर, वो ना रूल्स लेड डाउन ही है ऑलरेडी कि आपको ऐसे इंक्रिप्शन करना है, ऐसे रखना है डेटा, ऐसे हैश करना है. इट्स एवरीथिंग इज लेड डाउन ओवर देयर फॉर यू टू बिकम. उसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो आएगा, वो तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. हाँ, so are we saying he's an account aggregator? No, I don't think so. He'll take the help of an account aggregator, pull the data from there. So, and they will charge them by the thing. I'm not sure whether they are going to become an account aggregator. Hey, sir, they have received the license from the RBI and they are the account aggregator. उनका ये जो पोर्टल का एक सब्सिडरी बनाया है उन्होंने, जिसको RBI से लाइसेंस मिल चुका है, और वो लोग अकाउंट एग्रीगेटर हैं. अच्छा. Sorry if you all have said it, I didn't hear, but हाँ हो सकता है, but this is going to be a good volume business if you are an account aggregator जो उनका separate business करता होगा. तो they are very hopeful about this business. बहुत ही अच्छा है. जैसे UPI पर सबको आपके चेक्स को फाड़ दिया है ना, आपका अकाउंट एग्रीगेटर एक्चुअली जब हो जाएगा तो लोन्स एंड ऑल हिज स्पीड में हो सकेगा. इट वुड बी माइंड बॉगलिंग. क्यों आपके पास में डेटा वुड कैन बी पुल्ड इमीडिएटली, एंड देयर वुड बी ऑल्गोज व्हिच विल एक्चुअली बी एबल टू कंप्यूट योर एलिजिबिलिटी, एंड there's something known as a surrogate. Surrogate means आपका डायरेक्ट इनकम नहीं है, बट आपके सेल से ले लेंगे. सो बड़े एवरीथिंग इज एकदम फास्ट स्पीड में होगा, फट जाएगा. कोई nobody would want to go to the bank, fill a big form and do it. You just give an just allow your data to be pulled and everything can be done. करेक्ट है आपकी बात. वो लोग का भी कहना यही है कि ये अकाउंट एग्रीगेटर की वजह से जो लैंडिंग का जो सिस्टम है इंडिया में, वो हम लोग वैसे चेंज करना. वो लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है कि फ्रॉम द बैलेंस शीट लैंडिंग हम लोग फ्लो बेस्ड लैंडिंग पे आ जाएगा इंडिया का सिस्टम पूरा.
because of this वही सरोगेट, वही मैं बोला सरोगेट, सो यू विल हैव सरोगेट प्रूफ, माने आपका एक चीज दूसरे के लिए यूज हो सकेगा. यस, यू आर राइट. उनके उसके एज एन अकाउंट एग्रीगेटर का मैंने दिया है, मैंने ये पढ़ा नहीं है, जो प्रोटीन का नहीं मैंने पढ़ा है. मैं आपको जनरल फ्रॉम अ फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया. I think we have had good discussions. Let's read on more to this protein governance and then come back in say 1 or 2 days. The guys who are doing it, I am still on TRIL, so let me finish that. And Jyoti ma'am is on Keenest Technologies, so she can do that. So, sir, ये मैं sorry after you, sir. So not necessary कि everybody is doing the same thing. We can divide and do the work, and we can listen to the call. हाँ जी सर. जी सर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कहूँगा कि ऐसे चैट जीटीपी का तो दो ने दिया हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है. एक्चुअल टेक्स्ट जो है फर्स्ट कट डाला हुआ है, उसको ऐसे फॉर्मेट करके वो भी मैं उधर डाल दूंगा जितना तो मेरे समझ में आएगा. Once this call finishes and I'll read all, then I'll try and get some sense out of it. I think mostly it should work. Sir, ठीक है sir. So let's connect again for protein governance. Anybody has anything more to add? No sir. चलो then सही. एंड सर अभी हमें तो टीम बनानी है. वन इज फॉर दिस यूट्यूब वाला काम. तो दैट एंड दूसरा सर आपने एक चीज और बोला था शायद. आई मीन स्किप्ड इट. अभी तो एक ही काम करना सर. पीपल हु आर रीडिंग प्रोटीन, somebody is reading Keenest and somebody is on TRL. तो जो भी बिजनेस आपने पकड़ा है तो गेट मोर ऑन टू इट, देन वी कैन डिस्कस. डन. चलिए, थैंक यू.